हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। जिस तरीके से हम अपने दिन वाली लाइव में एक टॉपिक करते थे, जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था कि आज हमें एनसीएफ 2005 करना है, कल हमने प्रॉपर कमीशंस कर लिया था। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम लाइव क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, जिसमें हम पहले टॉपिक को समझते हैं, कंटेंट पूरा समझते हैं क्या है, फिर एट लास्ट उससे रिलेटेड जो PYQ है वो करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं PYQ के। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम जो कंटेंट समझने वाला है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, लाइक एनसीएफ कर रहे हैं, तो एनसीएफ क्या है वो सारा कंटेंट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग समझ लेना, और उसके बाद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर, वीडियो देखकर, उसके बाद जब हम लाइव आएंगे नेक्स्ट, तो हम उससे रिलेटेड PYQ कर लिया करेंगे, जिससे हमारी क्लास भी छोटी रहेगी और हम कंटेंट समझने के बाद जो PYQ है उसको अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया आगे से हम ऐसा ही क्या करेंगे। जो दिन वाली क्लास है उसमें सिर्फ PYQ टॉपिक वाइज क्या करेंगे, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो आपको शाम को वीडियो मिल जाया करेगी कि आप पहले उस वीडियो को देख लो, समझ लेना, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर क्या है उससे रिलेटेड PYQ क्या करेंगे, जिससे इजीली क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले टॉपिक पूरा समझ लेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और लाइव जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उससे रिलेटेड PYQ करने में आसानी हो जाएगी, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। और रात वाली जो अपनी लाइव होती है वो बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है अब तक हमारी। उसके अंदर क्या है, हमारा मैथ्स पेडागोजी, EVS पेडागोजी और इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी कंप्लीट हो गया कल। आज जो हमें शाम वाली क्लास है उसके अंदर हमें अपना साइंस की पेडागोजी, बच्चों ने बोला है कि मैम पहले साइंस करवाना, तो साइंस की पेडागोजी करवा देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलर अपना एनसीएफ 2005 क्या था, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या उद्देश्य था, क्या एम था। हर चीज़ का यहाँ पर एनसीएफ हो, LP हो या कोई भी टॉपिक हो, उसका एम उद्देश्य जरूर करके जाना कि उसका क्या रोल था। आज इसमें हम एनसीएफ 2005 को प्रॉपर समझ लेंगे, और जब कल हम लाइव आएंगे उसके अंदर इससे रिलेटेड PYQ जितने भी बहुत सारे एनसीएफ 2005 के क्वेश्चंस वो करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक और बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल भाषा में एनसीएफ 2005 को समझेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या था। ठीक है, देखो नाम से पता चला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपको पता है करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मतलब एक तरीके से जो सिलेबस है वो करिकुलम का ही पार्ट है, कि पूरा साल में किस तरीके से बच्चों को आप हैंडल करोगे, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, एक्टिविटीज में, वो सारा क्या है एक करिकुलम के फॉर्म में बना दिया जाता है कि आप इस क्लास के टीचर हो तो आपको पूरा साल इस क्लास को इस तरीके से मैनेज करना है कि पढ़ाई लिखाई को इतना, सिलेबस को इतने टाइम में कवर करना है, खेल कूद एक्टिविटीज को इस तरीके से डील करना है। ठीक है, दोनों चीज को लेकर मैनेज करते हुए चलना है, ये सारा करिकुलम है। हमारा सिलेबस भी करिकुलम का ही भाग है। तो हमारा नेशनल लेवल पे जो करिकुलम तैयार किया गया था कि चाहे आप कोई से भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस 6th क्लास में वही रहेगा जो दूसरे स्कूल में रहेगा, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो सेम ही होता है, चाहे वो बच्चा कोई से भी स्कूल में पढ़े। तो नेशनल लेवल पे जो करिकुलम तैयार किया गया था उसको फ्रेम किया गया 2005 में पूरा नेशनल लेवल पर। ठीक है, जैसे कि हमारा 10th क्लास का सिलेबस है तो वो आप कहीं भी पेपर दोगे वो सेम सिलेबस है, 12th का देखोगे सेम सिलेबस है, तो नेशनल लेवल पर जो करिकुलम है वो सभी जगह सेम है। तो वहां पर क्या है, फ्रेमवर्क किया गया था, फ्रेम किया गया था नेशनल लेवल पर करिकुलम को, इसी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो 2005 में किया गया था, उसी के बिहाफ पे हमारा सिलेबस चलता आ रहा है। क्लियर है? अब हमारे नेशनल लेवल पे करिकुलम है, उसमें पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सब चीज़, बहुत चीज़ों पे फोकस किया गया था। टीचर हो, टीचिंग हो, स्टूडेंट लाइफ हो, पढ़ाई लिखाई हो, सिलेबस हो, एक्टिविटीज़ हो, हर चीज़ पे फोकस किया गया था। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या इसका मेन उद्देश्य था, क्या इसमें फोकस किया गया था। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, जो भी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या नेशनल करिकुलम जो भी बनाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? NCERT के द्वारा ये फ्रेम किया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2005 में आया था और NCERT के द्वारा ये फ्रेम किया गया था। NCERT की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सिंपल, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि NCERT है, और यही क्या है हमारा करिकुलम को फ्रेमवर्क करती है। ठीक है, ये इसकी ड्यूटी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा एनसीएफ, तो NCERT इसको फ्रेम करती है।
इसके बाद अब एनसीएफ का एम देखते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले एजुकेशनल में देखिए कि क्या एम है, तो पहला है पूरी एजुकेशन सिस्टम को चाइल्ड सेंटर बनाना, जिसमें क्या है बच्चे को सेंटर में रखकर हर एक चीज पर काम किया जाएगा। पहले हमें यह देखना है बच्चे को दिमाग में रखना है कि अगर इस क्लास का बच्चा है तो इतनी क्षमता है, इस हिसाब से करिकुलम बनेगा। तो हर चीज में चाइल्ड सेंटर रखना है, चाइल्ड को सेंटर में रखकर ही हर चीज करनी है। दूसरी चीज इसने बोला है मेन एम जो एनसीएफ का है वो है मीनिंगफुल एजुकेशन देनी है, जिसका कोई उद्देश्य हो, सिर्फ रटाई विद्या नहीं, एक मीनिंगफुल जिसका कुछ उद्देश्य उसके लाइफ में भी हो। अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो उसको वो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सके, इस तरीके से आपको उसको फ्रेम करना है एजुकेशन को। तीसरा, मेक एजुकेशन के अंदर क्या एनसीएफ का एम था, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देनी है। आपको जो भी बच्चे को पढ़ाना है, जितना भी समझाना, आप एक्टिविटी के बिहाफ पर उसको समझाओगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ये एनसीएफ ने बहुत ज्यादा फोकस करके कहा था, उद्देश्य था कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दो। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दो, मीनिंगफुल एजुकेशन दो और हमारा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दो। अब मेन फोकस जो एनसीएफ 2005 का था वो ये था कि एजुकेशन को बच्चा रटन विद्या से ना लेकर अंडरस्टैंडिंग करके, मतलब रटना मेमोराइजेशन पे फोकस ना करके बच्चा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करे। बच्चा समझन शक्ति को बढ़ाए, उसकी जो समझन शक्ति है वो इंक्रीज हो, ऐसा एजुकेशन देना, ना कि वो डर के मारे बस रट रहा है कि मुझे मार्क्स चाहिए। नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ये उसका एम था। क्लियर है? और ये बिल्कुल अगेंस्ट था किसके, रोट मेमोराइजेशन के, रटन विद्या के बिल्कुल अगेंस्ट था। समझ गए? हमने देख लिया एनसीएफ क्या था, कब आया था, किसके द्वारा लाया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा। क्या मेनली एम था, एजुकेशन में देखेंगे चाइल्ड सेंटर, दूसरा मीनिंगफुल, तीसरा मीनिंगफुल एजुकेशन, तीसरा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दो। इसके बाद मेन फोकस जो था वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया था, यहां पर बिल्कुल अगेंस्ट था रोट मेमोराइजेशन के। क्लियर है यहां तक? अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा एनसीएफ 2005 का? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि कनेक्ट स्कूल लैंग्वेज विद रियल लाइफ। बच्चे का जो स्कूल क्या है, स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ाया जा रहा है, अब हमने ऊपर देखा मीनिंगफुल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। मतलब जो भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वो बच्चा रियल लाइफ में उसको जोड़ना सीखे, उसको इस्तेमाल करना सीखे। लाइक आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो रियल लाइफ में बच्चा अगर दुकान पे जा रहा है तो वो सामान लेना सीख पाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये है टू रिड्यूस रोट मेमोराइजेशन। मेन फोकस एनसीएफ 2005 ने क्या था कि रिटन विद्या की अगेंस्ट बिल्कुल उसको खत्म करना है और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तीसरा, टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि आप जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हो वो उसको समझ पाए, इतनी समझ शक्ति बढ़ जाए उसके अंदर, इस चीज पे मेन फोकस किया गया था। इसके बाद चौथा, टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। जो एनसीएफ 2005 है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके अंदर जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनको ये महसूस नहीं कराया जाता कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, उनको एहसास कराया जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया एनसीएफ 2005 ने। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ावा देना है कि बच्चा क्या है, अपना मन में जो उसके विचार है उसको बिना डरे अपनी क्लास टीचर के सामने क्लास में एक्सप्लेन कर सके, बता सके मन के विचारों को, कोई डर ना हो, सभी को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए, लड़का हो वो भी बता सके, लड़की हो वो भी एक्सप्लेन कर सके। एक ऐसा बिल्कुल क्या है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रखना है बच्चों के अंदर, वो अपने जो विचार है उसको बताने में बिल्कुल खुलकर एक फ्रेंडली नेचर रखो, ऐसा एनवायरनमेंट रखो कि बच्चा डरे ना, उसको पता है कि हाँ मैम क्या है, एज अ टीचर एज अ फ्रेंड है, वो हमारी चीज़ों को वो समझेगी, कहीं भी भेदभाव नहीं है, लड़का हो लड़की हो, अमीर बच्चा हो और गरीब बैकग्राउंड का बच्चा हो, सभी इक्वल है, इंक्लूसिव हो, डिसेबल्ड हो, नॉर्मल हो, सभी इक्वल है एज अ टीचर। ये हमारा मेन फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स था हमारा किसका, एनसीएफ 2005 का। क्लियर है? अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 है, इसके मेनली 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, एनसीएफ 2005 के 5 मेनली गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, वो कौन कौन से थे? और एक चीज याद रखना, ये जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ना, कई बार ये एग्जैक्टली ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो ये 5 को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। पहला जो है कनेक्टिंग नॉलेज टू रियल लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कनेक्टिंग नॉलेज टू रियल लाइफ,
ठीक है, पहला तो वही है कि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, वो आउटसाइड द स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, उसको क्या है बाहर से कनेक्ट कर सके, इतना डेवलप करना है। जिस तरीके से हमने समझ लिया है कि अगर बच्चे को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो वो दुकान पे जाके सामान ले सके, खरीदारी कर सके, इतना उसके अंदर ग्रोथ और इतना उसके अंदर विकास हो जाए। दूसरा, एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड। क्या है दूसरा हमारा ये है कि बच्चे के जो रोट मेथड है, रटन विद्या है, उसको बिल्कुल हटा देना है। बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है कि बच्चा क्या है कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, ना कि उसको रट रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देनी है, उसको बाहर की रियल लाइफ से भी रूबरू करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बुक में कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है, सिर्फ उतना ही ज्ञान नहीं देना है, उनको कहो कि आपको इस बारे में आपको पता, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कभी ये देखा है, तो उनको जो उनके खुद के एक्सपीरियंस को लेकर आओ, उसको किताबी ज्ञान के साथ जोड़ो और तब उनको समझाओ। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितनी नॉलेज है वो नहीं, सोशली क्या चल रहा है उनसे भी कनेक्ट करवाओ, उनकी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करवाना एज अ टीचर हमारी ड्यूटी है। और ये एनसीएफ 2005 का जो है गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 3 है। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ। जो हमारा स्कूल का जो भी एग्जाम सिस्टम है, देखो एनसीएफ ने मेनली फोकस किया गया था, एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो इतना ज़्यादा रिजिड था, मतलब इतना ज़्यादा कठोर था कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस लेने लग गया था। इसलिए एनसीएफ ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया। फिर उसने क्या है सीसीई यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे क्या है कि बच्चा जो है स्ट्रेस बिल्कुल कम हो और फ्लेक्सिबल हमारा एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए, उसके अंदर लचीलापन आए, नीड के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर पाए। प्रॉपर चेंज नहीं कर सकते, एग्जाम अगर ऐसे हो रहे हैं तो हाफ ईयरली और जो एनुअल एग्जाम है होंगे रिटर्न ही फॉर्म में, लेकिन अगर कुछ नीड पड़ेगी तो उसके अंदर कुछ चेंजमेंट हल्का फुल्का कर सकते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए, असेसमेंट के वेज अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग इसके अंदर क्या है मेथड से हम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन रिटर्न होगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है। फिफ्थ हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड नेशनल आइडेंटिटी। जो हम समझ चुके हैं कि बच्चों के अंदर क्या है डेमोक्रेटिक वैल्यू इंक्रीज करनी है और अपने जो देश के प्रति है वो एक आइडेंटिटी बनाए, ऐसा विकास करना है उनकी सोच में। और ये कहाँ से शुरू होगा, जब आप एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट करोगे, बनाओगे एज अ टीचर, शुरुआत बच्चे की वहीं से होगी। इसलिए कहते हैं क्लास में कोई भी अगर यहाँ पर जेंडर बायस एनवायरनमेंट बन रहा है तो वो टीचर को कम करना है, खत्म करना है बिल्कुल ही, और वहाँ पर इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। क्लियर है। तो ये 5 हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे एनसीएफ 2005 के। अब एक चीज़ और, एनसीएफ ने हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता दिए। एनसीएफ ने फिर हर एक सब्जेक्ट हमारे जो है उसके ऊपर फोकस किया, लाइक क्या क्या होना चाहिए। लाइक फर्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में एनसीएफ 2005 ने क्या बोला था, तो इसने कहा था कि लैंग्वेज में क्या है, मदर टंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मदर टंग मतलब बच्चे का जो मदर टंग है, जहाँ से वो आया है, घर में जो भाषा बोली जाती है, उसी में अगर आप पढ़ाओगे तो उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा और उसकी समझन शक्ति बढ़ेगी और वो इजीली क्या है टॉपिक को अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत है किसकी, मदर टंग की, और एनसीएफ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया मदर टंग को कि उसी में टीचर पढ़ाए प्राइमरी लेवल तक, तो ज़्यादा बेटर है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को यहाँ पर एनसीएफ 2005 ने बहुत फोकस किया है, बहुत इसके ऊपर फोकस किया। क्या था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि इसमें एनसीएफ ने कहा था कि हर एक बच्चा चाहे वो कोई भी स्कूल में हो, कोई भी जगह से पढ़ रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वहां पर स्कूल में फॉलो किया जाएगा। बच्चे को 3 कंपलसरी भाषाएं सिखाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक बच्चा मान लो हिंदी एनवायरनमेंट में है तो उसकी पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी उसको इंग्लिश और तीसरी उसके मॉडर्न लैंग्वेजेस में से कोई सा भी एक वो चूज कर सकता है। अगर वो अहिंदी भाषा एरिया में रहता है जहाँ इंग्लिश उसकी लैंग्वेज है, पहला इंग्लिश, दूसरा उसको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और तीसरा उसका क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा चूज करनी पड़ेगी। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हर एक स्कूल को अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्कूल में कि बच्चे को 3 भाषा जरूर सिखानी ही है। इसके बाद आता है
लैंग्वेज एजुकेशन में एनसीएफ ने फोकस ऑन कम्युनिकेटिव स्किल्स पर बहुत ध्यान दिया है कि जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है उसका विकास हो, अच्छे से बोल पाए, बच्चा भी एक्सप्रेस कर पाए, टीचर भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में देखें तो एनसीएफ ने बोला कि मैथ्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को क्या है, इंजॉयबल लगे और क्या है, स्ट्रेस फ्री लगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा बनाओ मैथ्स को कि बच्चा पूरा एंजॉय करे एनवायरनमेंट को और क्या है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहे और बच्चा क्या इजीली मैथ्स कर पाए। ये हमारी एज अ टीचर ड्यूटी है। दूसरा, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा फोकस करो कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाए और क्या है, समझन शक्ति का विकास हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस वो रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। लाइक आपने उसको 20 रुपए दिए हैं और वो दुकान पे जाके सामान लेकर वो 15 का सामान लेकर 5 वापस ले आए, तो वो पूरा प्रॉब्लम को सोल्व करना उसको आ जाए कि हाँ मैंने 15 कटवाने हैं तो 20 में से 5 वापस आएंगे, उसको हर एक चीज यहां पर समझ आ जाए, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने है, ये मैथ्स में। तीसरा आता है साइंस में। तो एनसीएफ ने कहा है कि साइंस के अंदर जो है वो लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस करो, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंस अगर बच्चा पढ़े तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा, ये एनसीएफ ने बोला है। दूसरा, इसने कहा है कि साइंस क्लास में इंक्वायरी और प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा से ज्यादा करवाओ, इस चीज के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि इंक्वायरी से बच्चा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन का मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब वो इंटरेक्शन कर रहा है, प्रैक्टिकल वर्क करेगा तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, कर करके वो सीखेगा। तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंस यही दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही दिया। सोशल साइंस में क्या बोला एनसीएफ ने कि इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज करो, मतलब अगर एसएसटी पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, इंटीग्रेट करो, किसको, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को जोड़ जोड़कर यहां सब्जेक्ट्स को पढ़ाओ, तो ये खुद में ही इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा ये है कि सोशल साइंस में डिस्कशन करना है आपको, सोशल इश्यूज में जो भी आजकल सोशल इशू चल रहा है, तो डिस्कशन मेथड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो और क्या कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए सोशल इशू के ऊपर डिस्कशन बच्चों से करवाओ, एज अ टीचर ये एक्टिविटी क्लासरूम में करवाओ। इसके बाद बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप करवाना हमारा सबसे ज्यादा बड़ा एम है, उद्देश्य है। एनसीएफ ने बोला है कि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका विकास करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहां पर थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, तो ये हमारा सोशल साइंस में बोला गया। अब हमारा एजुकेशन या आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एग्जामिनेशन के ऊपर क्या बोला, तो एनसीएफ 2005 ने पहला बोला है कि यहां पर एनसीएफ 2005 में सीसीई को इंट्रोड्यूस कराया गया, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को यहां पर क्या है, इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, एग्जामिनेशन जो वे था वो बहुत पुराना हो गया था और वो बच्चे का हर एक तरीके का विकास नहीं जान पा रहा था, इसलिए थोड़ा मॉडिफाई करके एनसीएफ यहां पर सीसीई को लेकर आया और यहां पर बच्चे का हर पहलू में कितना विकास हुआ उसको पता लगाना आसान हो पाया। क्लियर है। दूसरा हमारा फोकस क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट में, कि एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए सिर्फ बच्चे के नंबर पे फोकस ना करें। एनसीएफ ने कहा कि वो बच्चे का ओवरऑल कितना डेवलप हो रहा है उस चीज का पता लगाए, मतलब फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, ना कि नंबर्स कितने आ रहे हैं वो देखना, एग्जामिनेशन ऐसा हो। तीसरा, यहां पर ऐसे एग्जामिनेशन होने चाहिए जो क्या है, जो एग्जाम प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है उसको रिड्यूस कर पाए। अब जब से सीसीई आया है बच्चा इतना ज्यादा नहीं स्ट्रेस ले रहा है जितना पहले लेता था, क्योंकि अब हमारे असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं, इस चीज के जुड़ते हैं, कॉपीज के जुड़ते हैं, राइटिंग के जुड़ते हैं, तो इससे बच्चे को क्या है, प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि उसको पता है रिटर्न में इतना ज्यादा मार्क्स का नहीं है जितना हमारे यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, प्रेशर को रिड्यूस किया गया है और एनसीएफ का मेन फोकस था कि बच्चे का जो स्ट्रेस प्रेशर है उसको कम किया जाए एट एनी हाउ। इसके बाद अब एनसीएफ ने बताया कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, मेनली टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होना चाहिए, कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, कर बच्चा खुद रहा है पर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो, उनको बता रहे हो कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट कर खुद बच्चा रहा है। दूसरा, टीचर का काम है गाइड करना। ठीक है, एक गाइडर का काम है, हमें गाइड करना है कि बच्चों ऐसा करना है, करवा हम बच्चे से खुद रहे हैं। तो एज अ एनसीएफ 2005 टीचर का रोल हमारा सबसे पहला फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना जिसको इस्तेमाल कर सके बच्चा, और दूसरा गाइड का मतलब हम गाइड करेंगे, करेगा बच्चा खुद। तीसरा है मोटिवेटर। अगर बच्चा क्लास में एंटर करते ही ये दिख रहा है बच्चे आज मोटिवेट नहीं है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उनको एट एनी हाउ मोटिवेट करोगे, टॉपिक पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, या ऐसी एक्टिविटीज का यूज करोगे जिससे मोटिवेशन आए उनके अंदर
कि हाँ हमें समझना है, ये टीचर का ड्यूटी है। इसके बाद नॉट जस्ट अ नॉलेज गिवर, सिर्फ टीचर को ये नहीं है कि हमें ज्ञान देना है और निकल जाने क्लास से, नहीं, पहले बच्चे को मोटिवेट करो, उसके अंदर एक्साइटमेंट डेवलप करो ताकि वो बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराना नहीं, उनका फ्रेंड की तरह यहाँ पर हमें क्या है, एक अच्छे फैसिलिटेटर की तरह, एक अच्छे गाइड की तरह अपना काम करना है यहाँ पर। क्लियर है, ये टीचर का रोल था एनसीएफ के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है ओवरऑल। अगर हम देखें तो एनसीएफ के अंदर क्या है, पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, दूसरा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, लर्निंग सारा का सारा एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है कि नॉर्मल बच्चा डिसेबल बच्चे के साथ पढ़ेगा तो दोनों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि उनके अंदर कुछ कमी है। तीसरा हमारा स्ट्रेस फ्री लर्निंग होनी चाहिए, एग्जामिनेशन हो, लर्निंग हो, पढ़ाई लिखाई हो या पेपर हो, सभी कुछ क्या है, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड बेस्ड अप्रोच डेवलप करना है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लड़का हो लड़की हो सब बराबर है, टीचर की निगाह में सब बराबर है, ठीक है। और अमीर बैकग्राउंड का बच्चा है या गरीब से आया है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, वो सभी यहाँ पर टीचर के सामने सिर्फ वो स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं है। इसके बाद डेवलप करना है बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल, एनसीएफ का मेन उद्देश्य था थिंकिंग स्किल डेवलप करनी, सोचन शक्ति बच्चे का विकास हो, हर चीज को, हर सिचुएशन को वो डील कर पाए। इसके बाद क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर बढ़ाना है, अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है तो क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, मोटिवेट करो, और क्रिएटिविटी बच्चे को क्या है, हैंड ऑन एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कराओ। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे की डेवलप होनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ ने कहा कि बच्चे के अंदर सोशल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बताओ, उसको फॉलो करने में, मतलब उसको अप्लाई करने में हेल्प करो कि बच्चा उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एज अ टीचर एनसीएफ ने कहा है कि आप इक्वालिटी क्लास में करोगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और जो बच्चा डाइवर्सिटी, अलग अलग बैकग्राउंड से आया, अलग अलग भाषा से आया हुआ, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले जो डाइवर्सिटीज एरिया से आए हुए हैं, वहां पर एक रिसोर्स की तरह उसको इस्तेमाल करना, कोई बर्डन नहीं टीचर को लेना है, ठीक है। और हर एक बच्चा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, और टीचर एज अ टीचर भी डिफरेंट जो डाइवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। क्लियर है। इसके बाद हमारा मेनली जो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि मेन फोकस ये है, लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, बोझ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, बच्चा एंजॉय के साथ पढ़े, ठीक है। ये नहीं है कि बर्डन बस बैग ढो के ला रहा है, वो इतना सारी बुक्स लेके आ रहा है, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाओ और यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन कराओ। क्लियर है। तो ये पूरा एम उद्देश्य था, पूरा एनसीएफ कॉन्सेप्ट था। एनसीएफ 2005 हमने पूरा समझ लिया। एम कौन, ये करिकुलम जो है, ये फ्रेमवर्क किसके द्वारा किया जाता है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। इसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या कहा है, उसके बाद देखा एजुकेशन सिस्टम या एग्जामिनेशन एरिया के बारे में एनसीएफ ने क्या कहा है, उसके बाद टीचर की ड्यूटीज क्या होती है वो देखा हमने, रोल ऑफ टीचर देखा, उसके बाद मेन एम क्या, मतलब ओवरऑल किस चीज पे फोकस किया, वो सारी चीजों को हमने यहाँ पर एनसीएफ 2005 को समझा। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एनसीएफ 2005। इससे रिलेटेड बहुत पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से इसको समझ के जाना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल लाइव में मॉर्निंग में कर लेंगे, या अभी टाइम हुआ तो अभी लाइव आके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी के भी और ओवरऑल पेडागोजी के भी हमारे क्वेश्चन है एनसीएफ से, ठीक है। तो मिस मत करना उसको, बिल्कुल पहले ये समझ लेना अच्छे से, इसके बाद एनसीएफ के जो पीवाईक्यू है वो बहुत अच्छे से लगा लेंगे हम, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक है हम उस लाइव में ही डिस्कस करेंगे कि इसके बाद कौन सा हमें क्लास करनी है, कौन सा टॉपिक करना है। क्लियर है। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम कर लिया करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट को, और लाइव में हम उसके पीवाईक्यूज को वहां पर कर लेंगे, ताकि वो भी बहुत बड़ी क्लास ना हो, और बच्चे बोलते हैं बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस, रात वाली ऑलवेज फिक्स रहेगी, जिस तरीके से चलती आ रही है उसी तरीके से चलेगी, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।